क्या ये लक्षण जो है ये सिर्फ फिशर्स का ही इशारा है, तो पेशेंट ऐसा समझ सकते हैं। आपको वॉशरूम जाने से पहले ही डर लगने लगे तो आपको सोचो पेशेंट कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एनल का जो एरिया होता है बहुत ही ओवर सेंसिटिव एरिया होता है, तो स्किन पे वहाँ कट लग जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है। इसमें इतना पेन होता है, इससे ज़्यादा पेन किसी चीज़ में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वहाँ किसी ने आपके वहाँ चाकू लगा दिया गया है। जैसे आप वॉशरूम जाएंगे पहले पहले आपको हल्का पेन लगा, जैसे आप स्ट्रेन करेंगे इतना सीवियर पेन होगा। इवन दो वॉशरूम होने के बाद भी पेन की इंटेंसिटी तो कम हो जाती है, बट ये पेन बराबर बना रहता है। इसमें एक और चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगता है फिशर्स के टाइम पे, और जब वो स्टूल पास करने जाते हैं तो स्टूल पास हो नहीं पाता, उनको प्रेशर लगाना पड़ता है और उस प्रेशर के कारण जो कट है वो और पेनफुल हो जाता है। जैसा आपने बताया कॉन्स्टिपेशन उनको बाउल की फ्रीक्वेंसी कम है, उनका स्टूल हार्ड हो गया। तो यदि आपको हार्ड स्टूल है, आपको कॉन्स्टिपेशन, आप स्ट्रेन कर रहे हैं तो आपको फिशर बन सकती है, ये बड़ा कट हो सकता है, उसकी वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इसके अंदर सबसे जो फायदा होता है सिड्स बाथ। हाँ, गर्म पानी का बात लेने तो गर्म पानी से क्या होता है, उसमें बोलते हैं हमें क्या मिला लें, ये कर लें, उससे कोई फायदा नहीं। जब टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट। वो क्या करता है, जब वार्म वाटर में आप बैठते हैं तो जो वार्म वाटर आपके जो एनल स्फिंक्टर उसको रिलैक्स करता है। तो वो जब रिलैक्स हो जाता है तो उसकी वजह से आपका स्टूल अच्छे से पास हो जाता है। जैसे रिलैक्स हो जाता है आपका पेन काफी कम हो जाता है। जो स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करती हैं तो फिशर्स के पेशेंट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे फ्रूट हो गए, जैसे पपाया ले रहे हैं, हाई फाइबर ले रहे हैं, जैसे चिया सीड्स, ये जंक फूड नहीं ले रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, आप उनकी स्किन छिलका ना उतारे, पूरे होल फूड लें, जिससे आपके ना फाइबर बढ़ेंगे। बेसिकली हाई फाइबर डाइट आपके जो स्टूल में जो इसोबुगोल काम करता है, ये फाइबर डाइट भी उतना ही काम करती है, उससे थोड़ा बल्क एड होता है। तो दोबारा फिशर्स ना हो, क्या ऐसे प्रिकॉशनरी टिप्स लेने चाहिए उनको? बट अब सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही लाइन के अंदर ना कॉन्स्टिपेशन होने दें ना स्ट्रेनिंग करनी है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम टॉयलेट शीट पे बेचते हैं, ये तो देखते हैं अधिकतर सब इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न टॉयलेट। तो उसकी वजह से मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, जिनके पास भी वेस्टर्न टॉयलेट है उनको थोड़ा सा नी को फ्लेक्स करना चाहिए। कुछ ऐसा स्टूल लगा लें, कुछ ऐसा लगा लें अपने पैर के नीचे, ताकि पैर नी ऊपर उठ जाए, तो उससे वो एंगल करेक्ट हो जाए। यदि वो एंगल करेक्ट हो गया तो वो स्मूथली स्टूल को पास कर पाएंगे और ये सिम्टम्स नहीं होंगे। कुछ लोग ना प्रेशर जेट से वॉश करते हैं, काफी प्रेशर जेट से, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से उसके प्रेशर से भी कभी कभी फिशर बन जाती है। अच्छा। हाँ, बहुत जब एक प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा, वंस दे वॉश देयर स्टूल आफ्टर डेफिकेशन, तो उसकी वजह से दे यूज सच प्रेशर जेट, उसकी वजह से समटाइम्स दिस फिशर कैन हैपन। तो उस चीज़ को भी बहुत अवॉइड करना है। चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो पक्का फिशर्स है, तुरंत डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? यदि आप स्टूल को जब वाइप कर रहे हैं उसके बाद में यदि जो आपके टिश्यू पेपर है या टॉयलेट शीट पे ब्लड आ रहा है तो ज़रूर आपको फिशर हो सकता है। सुबह उठ करके वॉशरूम जाना हम सबकी एक हैबिट है, लेकिन सोचिए जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, ब्लीडिंग हो और ऐसा एक दर्द उठे जिससे आप उस टॉयलेट सीट पर बैठ ही ना पाए। कई बार इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो फिशर्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा कट होता है एनल के पास में और वो कट इतने सीवियर सिम्टम्स देता है कि उस पेशेंट के लिए उठना बैठना सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अब ऐसे में फिशर्स का इलाज क्या है, ये क्यों हो जाता है, कौन से लोग रिस्क पर हैं, इसके लक्षण कैसे पहचानें और सबसे ज़रूरी क्या ट्रीटमेंट में हर बार सिर्फ सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है या कोई और भी इलाज है इसका। तो आज के सेशन में हम फिशर्स पर ही बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कपिल शर्मा, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट यथार्थ हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपने बताया कि एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है सुबह उठते पानी पीने के बाद में वॉशरूम जाने का, वॉशरूम जैसे ही आते हैं हम रिलैक्स फील करते हैं, एक प्लेजर होता है। तो यही प्लेजर यदि पेन में कन्वर्ट हो जाए तो सोचो कैसा हो सकता है। आपको वॉशरूम जाने से पहले ही डर लगने लगे तो आपको सोचो पेशेंट कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एनल का जो एरिया होता है बहुत ही ओवर सेंसिटिव एरिया होता है, उसके अंदर काफ़ी नर्व एंडिंग होती है। यदि आपका एनल स्फिंक्टर टाइट है, आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है,
आप स्ट्रेन कर रहे हो, तो जब भी आप स्ट्रेन करते हैं तो आपकी जो एनल स्फिंक्टर की मसल्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो जाती, बट वहाँ की जो स्किन है वो स्ट्रेच होने लगती है। तो स्किन पे वहाँ कट लग जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है। इसमें इतना पेन होता है, इससे ज़्यादा पेन किसी चीज़ में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वहाँ किसी ने आपके वहाँ चाकू लगा दिया गया है, और ये पेन आपका जाने में भी लंबा टाइम लगता है। जैसे आप वॉशरूम जाएंगे, पहले पहले आपको हल्का पेन होने लगा, जैसे आप स्ट्रेन करेंगे इतना सीवियर पेन होगा। इवन तो वॉशरूम होने के बाद भी पेन की इंटेंसिटी तो कम हो जाती है, बट ये पेन बराबर बना रहता है। कभी कभी आपको स्टूल में ब्लड महसूस हो सकता है। यूजुअली जब आप वाइप करते हैं तो आपके टिश्यू में ये ब्लड नोटिस होता है फिशर के अंदर। फिशर के अंदर इसका जो मेन कारण होता है कि एक स्ट्रेन करने से आपका जो स्फिंक्टर की जो मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं, स्ट्रेन को नहीं टॉलरेट कर पाती, स्किन में कट लग जाता है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं। कभी कभी लोग इसको पाइल्स और फिशर में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो मैं बताना चाहूंगा, जो पाइल्स का मेन सिम्टम्स होता है वो ब्लड होता है, ना कि पेन। पाइल्स में यदि किसी को पेन हो रहा है तो साथ में छोटी फिशर हो सकती है, या फिर आपके जो पाइल्स है वो थ्रोम्बोज हो गए। थ्रोम्बोज उसके अंदर क्लोट जम गया है। अच्छा। और वो काफी एंगोर्ज हो गए, उसमें भी काफी ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है। तो इसके साथ साथ में यदि पेन हो रहा है तो चांसेस है कि फिशर के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन पाइल्स। पाइल्स होते क्या हैं, आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आपकी हाथों में वेन्स होती है, आपके एनल स्फिंक्टर के आसपास भी वेन्स होती है। आप जब स्ट्रेन करते हैं तो ये वेन्स इंगोज हो जाती है, सूज जाती हैं। जब सूज जाती हैं तो ये फ्राइबल हो जाती है। जैसे ज़्यादा आप स्ट्रेन करते हैं तो इनसे धीरे धीरे ब्लड लीक करने लगता है। जब इसके अंदर ब्लड लीक करने लगता है तो ब्लीडिंग होने लगती है। इसके साथ साथ में यदि आपको फिशर लंबे समय से, एक होती है एक्यूट एनल फिशर जिसके अंदर बहुत पेन होता है, आपका पेन सबसाइड हो गया लेकिन जो फिशर वहाँ कट लग गया वो पूरी तरह से हील नहीं हो, और ये क्रोनिसिटी में चली जाती है जिसको क्रोनिक एनल फिशर बोलते हैं। जो वहाँ कट लगा है वो सारी स्किन एक साथ इकट्ठा हो जाती है और बाहर पेशेंट जब वॉशरूम करते हैं उनको फील होने लगता है। इसको हम बोलते हैं सेंटिनल पाइल। और ये इस लोगों को, इस सेंटिनल पाइल को आपके जो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स हैं उससे काफी कंफ्यूज करते हैं, इवन दो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो फिशर का ट्रीटमेंट वो एंटायरली डिफरेंट है, पाइल्स का ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल, आपने जैसे हमें बताया कि फिशर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, फिशर्स और पाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। डॉक्टर, कुछ ना सिम्टम्स हम आपसे जानना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये लक्षण जो है ये सिर्फ फिशर्स का ही इशारा है तो पेशेंट ऐसा समझ सकते हैं या नहीं। अगर स्टूल पास करते टाइम एकदम फ्रेश लाल खून आ रहा है तो क्या ये एक फिशर का साइन हो सकता है? ये ज्यादा साइन है पाइल्स का। यदि फ्रेश ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ लग के, यदि आप टॉयलेट शीट पे ब्लड नोटिस कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है पाइल्स के। यदि आप टिश्यू पेपर पे ब्लड महसूस कर रहे हैं तो ये ज्यादा चांसेस है फिशर के। तो टॉयलेट अगर हम जब वाइप करते हैं तो उसमें खून दिखे तो वो फिशर्स है, लेकिन अगर स्टूल पास कर रहे उसमें खून दिखे तो ये पाइल्स है। क्योंकि पाइल से ब्लीडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि वेन से डायरेक्ट लीक कर रहा है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक करेगा। और ये ब्लड ताजा होता है, फ्रेश रेड होता है, जैसा कि आपको बॉडी पे कट लग गया, जब आप शेविंग कर रहे हो जैसा ब्लीडिंग है, आपको कोई चोट लग गई, वैसा ही ब्लड आता है। अगर पेन हो रहा है बहुत ज्यादा स्टूल पास करते टाइम तो थोड़ा बहुत पेन पाइल्स में हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पेन पाइल्स में हो रहा है या तो वो थ्रोम्बोज पाइल्स है या फिर एक्यूट एनल फिशर है। एक्यूट एनल फिशर के अंदर वहां कट लग गया, ये पोस्टीरियर साइड में ज्यादा होती है। आपको ना इवन तो आपको पूरा देखने की, जैसे आप स्किन स्ट्रेच करते हैं आपको सीधा दिख जाता है कि ये फिशर है। इसमें एक और चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगता है फिशर्स के टाइम पे, और जब वो स्टूल पास करने जाते हैं तो स्टूल पास हो नहीं पाता, उनको प्रेशर लगाना पड़ता है और उस प्रेशर के कारण जो कट है वो और पेनफुल हो जाता है। जैसा आपने बताया कॉन्स्टिपेशन उनको बाउल की फ्रीक्वेंसी कम है, उनका स्टूल हार्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि यदि आप हार्ड स्टूल पास करते हैं तो उसके लिए एनल स्फिंक्टर को ज़्यादा रिलैक्स करना होगा टू हैव ए फ्रूटफुल बाउल मूवमेंट। यदि आपका स्टूल लिक्विड है या आपका सॉफ्ट स्टूल है तो स्फिंक्टर को इतना रिलैक्स करने की जरूरत नहीं होगी। जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा स्किन पे स्ट्रेच होगा। जब स्किन पे ज़्यादा स्ट्रेच होगा कट उतना ही बड़ा होगा। तो यदि आपको हार्ड स्टूल है, आपको कॉन्स्टिपेशन, आप स्ट्रेन कर रहे हैं तो आपको फिशर बन सकती है, ये बड़ा कट हो सकता है, उसकी वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। टिपिकल जो सिम्टम्स है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनस पे किसी ने चाकू लगा दिया गया है तो ये टिपिकल सिम्टम्स होता है फिशर का।
ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं क्या जो ज्यादातर रिस्क पर होते हैं फिशर्स होने के, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क बढ़ जाता है, इस बात में है सच्चाई? जितनी भी कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई जिसकी वजह से आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, और आपके जो प्रेगनेंसी में जब आपको डिलीवरी होती है उस टाइम पे आपको काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ता है बेबी को पुश करने के लिए, वो स्ट्रेन थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र होता है एनल साइड में, उसकी वजह से भी आपको कट लग जाते हैं। कभी यदि आपकी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी, यदि आपके जंक फूड कोला ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो, लो फाइबर डाइट इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से भी फिशर हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर फिशर कभी कभी स्ट्रेच की वजह ना होकर कुछ डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे क्रोन्स डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें भी फिशर हो सकता है। यदि कोई आपको एनल इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से बाद भी हो सकता है। अच्छा। कभी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी फिशर हो सकता है। ओके। अच्छा, तो फिशर जैसे आपने कहा प्रेगनेंसी के दौरान इन लोगों को होता है, तो ये सारे तो चलिए एक है कंडीशन कि आपको ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से हो सकता है। जिनकी ऑफिस जॉब है, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, या फिर जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं क्या फिशर्स डेवलप जो होने के? लंबे टाइम से बैठे रहे, ना वो फाइबर डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को इंजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टूल डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जितना स्टूल डिहाइड्रेटेड होगा उतना हार्ड हो जाएगा, जितना हार्ड स्टूल रेक्टम से पास होगा वो ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, इसलिए उनको ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो तब कभी कभी मैं बताना चाहूँगी, यदि आपकी जॉब सिटिंग भी है ना, बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए रीजन to stand up for some time or for a while, maybe for 2 seconds, 5 seconds, then again sit down. ठीक है। तो don't prolong sitting, should not be, मतलब नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए लंबे समय तक बैठे रहना। खाने की कुछ चीज़ें हैं जो फिशर्स को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फूड या जंक फूड का सेवन करते हैं, तो इससे चांसेस है कि उनमें फिशर्स होगा। स्पाइसी जब आप फूड का इस्तेमाल करते हो तो इसके जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। कब हमारे पास अधिकतर ये पेशेंट आते हैं, हमने बाहर का खाया था, बहुत ऑयली खाया, बहुत नॉनवेज खाया, उसके बाद में हमें ये सिम्टम्स हो गए। तो ये हमेशा देखा जाता है कि फिशर उसकी वजह से एक तो स्टूल हार्ड हो जाता है, और उसकी वजह से जो नर्व एंडिंग का जो वहाँ इरिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बीमारी उतनी है लेकिन आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ओके। एंड बहुत सारे लोग लो फाइबर डाइट पे रहते हैं, उनके खाने में ना फ्रूट्स होते हैं, ना वेजिटेबल्स होते हैं, ना सैलड्स होते हैं, वो ज़्यादातर कार्ब्स ही खाते हैं कि बस रोटी चावल यही सब खा रहे हैं। तो इनमें भी है चांसेस कि हाँ, अगर आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, फाइबर की कमी है आपके डाइट में, तो फिशर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं ले लें, आप एडिक्वेट मात्रा में आपकी फाइबर नहीं है, तो आपका स्टूल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, उसकी वजह से आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर आप फाइबर एडिक्वेट मात्रा में रहें, पानी कम से कम 2 से 2.5 लीटर पिएं, थोड़ा सा वॉकिंग करें, थोड़ा सा स्ट्रेस कम करें, उसके साथ साथ में आप इन चीज़ों से बच सकते हो। क्योंकि एक बार फिशर हो जाता है तो उसमें चलता है वीसीएस साइकिल। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीसीएस साइकिल क्या होता है। क्योंकि वहाँ होता है बहुत पेन, तो जैसे ही आप स्ट्रेन करते हो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है। आप क्या करते हो, पेन की वजह से आपको फियर होता है कि आप स्ट्रेन भी नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से वहाँ पेन होता है। तो पेन की वजह से पहले आपकी एनल जो स्फिंक्टर वो टाइट है, पेन की वजह से वहाँ हो जाएगा स्पाज्म। तो वो स्पाज्म की वजह से कुछ तो पहले का प्रॉब्लम है और कुछ स्पाज्म की वजह से और प्रॉब्लम हो गया, फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, वो कट बढ़ता जाएगा और कभी ठीक नहीं होगा। इसके अंदर सबसे जो फायदा होता है सिड्स बाथ। बात, हाँ, गर्म पानी का बात लेने तो गर्म पानी से क्या होता है, उसमें बोलते हैं हमें क्या मिला ले, ये कर ले, उससे कोई फायदा नहीं। जो टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट। वो क्या करता है, जब वार्म वाटर में आप बैठते हैं तो जो वार्म वाटर आपके जो एनल स्फिंक्टर उसको रिलैक्स करता है। तो वो जब रिलैक्स हो जाता है तो उसकी वजह से आपका स्टूल अच्छे से पास हो जाता है। जैसे रिलैक्स हो जाता है आपका पेन काफी कम हो जाता है। तो ये जो सिट्स बात आप बता रहे हैं, गर्म पानी से सेक करना, ये दिन में कितनी बार करें फिशर्स के पेशेंट्स? 3 टाइम्स करनी चाहिए। वॉशरूम जाने के बाद तुरंत करें, ठीक है, एक नाइट में करें, और डे में यदि टाइम मिलता है तो जरूर करें। दिन में 3 बार? हाँ, पूरे 24 आवर्स में। यदि पॉसिबल नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 2 बार करें। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करती हैं, तो फिशर्स के पेशेंट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? जैसे क्रूड फ्रूट हो गए, जैसे पपाया ले रहे हैं, हाई फाइबर ले रहे हैं, जैसे चिया सीड्स, ये जंक फूड नहीं ले रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, आप उनकी स्किन छिलका ना उतारे, पूरे होल फूड लें, जिससे आपके ना फाइबर बढ़ेंगे। बेसिकली हाई फाइबर डाइट आपके जो स्टूल में जो इसोबुगोल काम करता है, ये फाइबर डाइट भी उतना ही काम करती है। उससे थोड़ा बल्क एड होता है, बल्क से स्टूल हार्ड नहीं होता, इवन दो सॉफ्ट होता है। अमाउंट एक बार में सारी आ जाएगी, एक तो आपको स्टूल एक बार में पास हो जाएगा और स्टूल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जो आसानी से वहां से
निकल जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देते हैं स्टूल सॉफ्टनर। लेग्जेटिव अलग है, स्टूल सॉफ्टनर, पर्टिकुलरली लैक्टोलोज, जो आपके स्टूल को बिल्कुल लिक्विड बना देते हैं। अच्छा, तो लिक्विड को पेशेंट को इतने स्ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लिक्विड स्टूल आसानी से पास हो जाता है, तो उसका पेन है काफी कम हो जाता है। तो इसके साथ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस एरिया पर क्रीम्स वगैरह भी लगाते हैं, कुछ ऐसे क्रीम्स दी जाती हैं, मददगार होती है क्रीम्स एनल वाले एरिया पर लगाना, या सिर्फ टेम्परेरी होता है? देखो, दो चीजें, एक आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपका एनल स्फिंक्टर टाइट है, उसको कैसे करके रिलैक्स करना है। दूसरी, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो पेन की कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रॉब्लम को आपको टैकल करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ऐसी क्रीम जाती है जिससे कि आपका जो एनल स्फिंक्टर टाइट है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है। तो जो रिलैक्सेंट होते हैं वो एक काम करते हैं। दूसरा, आप इसके लिए एक एनाल्जेसिया एनेस्थेटिक्स क्रीम दी जाती है कि वहाँ जो कट है उसकी वजह से आपको पेन का एहसास कम हो। पेन का एहसास कम होगा तो स्पाज्म कम होगा, आपका स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, आप इजी वे में स्टूल पास कर पाएंगे। यदि किसी तरह से आपने ये वीसीएस साइकिल तोड़ दी है तो आप इसके अंदर इसको बीमारी को कोप अप कर जाते हो विदाउट सर्जरी या कुछ मेजर चीज के, इससे निकल जाते हो। यदि वीसीएस साइकिल चलता रहता है तो आप यू एंडेड विद सर्जरी। इसके अंदर कभी कभी कुछ हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि आपका स्फिंक्टर है लूज हो जाता है एनल में। हाँ, अच्छा। तो जिससे जो आपका स्फिंक्टर जो टाइट है वो लूज हो जाता है। उससे यदि आपका स्फिंक्टर लूज हो जाता है तो आपको स्ट्रेन करने के बाद में इतना स्किन वहाँ स्ट्रेच नहीं हो पाती, जो आपका कट है वो हील हो जाता है और आपको सिम्टम्स में आराम मिलता है। बट इसका इफेक्ट 6 मंथ तक रहता है। यदि इसके लिए हम परमानेंट जो हम क्योर करते हैं तो जो एनल स्फिंक्टर है उसको या तो डायलेट करते हैं या उसको एक साइड से कट लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटरल स्फिंक्टोटोमी। आप सोच रहे हो एनल फिशर के अंदर पहले से ही कट है और एक हम दूसरा कट और लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन जो पहले वाला कट था वो स्किन पे था, अब जो दूसरा कट लगा रहे हैं वो मसल पे लगा रहे हैं। मसल जो टाइट है हम उसको रिलीज कर रहे हैं कट से। अच्छा। तो जिससे इसकी जो सारी पैथोफिजियोलॉजी जो सारे इफेक्ट है वो सारे इससे कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो ये जो आप इंजेक्शन बता रहे हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन लगता है, तो इसको लगाने का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब अगर कोई फिशर से कितना ज्यादा पीड़ित है तब आप उसको इंजेक्शन रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले सिड्स बात, कुछ पेन किलर्स, उसके बाद में कुछ क्रीम्स। उससे नहीं फायदा हुआ तो देन पेशेंट को हम ऑप्शन देते हैं या तो सर्जरी डायरेक्ट, या वो जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, कुछ टेम्पररी दे वांट टू बाय सम टाइम, उनके लिए हमें बोटॉक्स इंजेक्शन, ये सिंपल इंसुलिन सिरिंज से हम बाहर से भी लगा देते हैं, या कभी कभी इसके लिए हम एंडोस्कोपी की मदद भी लेते हैं। तो इसको लगाने का प्रोसेस मतलब कैसे होता होगा? सिंपल इंसुलिन सिरिंज, जैसे आप इंसुलिन लगाते हैं आपको 4 क्वाड्रेंट में लगाना होता है, इसको डाइल्यूट करके वहाँ देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी निडल शुड नॉट बी इन स्किन, इट शुड बी डीप इन द मसल। ठीक है। और ये जो इंजेक्शन है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या? हाँ, कभी कभी इस इंजेक्शन से ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है तो किसी को फीकल इनकॉन्टिनेंस का वो रहता है, बट ऐसा मतलब उनका जो स्फिंक्टर ज़्यादा रिलैक्स हो गया तो समटाइम्स वो स्टूल को होल्ड नहीं कर पाते, उनको लेटर ऑन जो फीकल सोइलिंग हो सकती है अंडर गारमेंट्स की। अच्छा, ओके, मतलब थोड़े बहुत स्टूल वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इस तरह की ट्रीटमेंट वगैरह वो करा लेते हैं लेकिन फिर से फिशर्स वापस आ जाते हैं, तो फिर क्या वो गलतियां कर रहे होते थे कि फिशर्स दोबारा आ जाते हैं? आपने जो आपका एनल स्फिंक्टर टाइट है उसको रिलैक्स नहीं किया बाय एनी मीनिंग, तो सिम्टम्स 100% वापस आएंगे। कुछ टाइम यू जस्ट बाय द टाइम, आपने लोकल क्रीम लगा के घाव को हील कर लिया, आपने स्टूल को सॉफ्ट करके वो जो इस एनल स्फिंक्टर जो टाइट था उसका टेम्परेरी ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन जैसे ही आप बात की सेम हैबिट्स पे दोबारा आप जाएंगे तो आपको दोबारा ये फिशर बन जाएगी। कुछ ऐसे फूड के आइटम्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फिशर्स को बढ़ाने में कि हाँ ये खाने से तो फिशर्स पक्का होगा ही होगा और सिम्टम्स और भी ज़्यादा वर्स हो जाएंगे? ऐसा कोई फूड नहीं है जिससे फिशर होगा। फिशर के जो सिम्टम्स है वो ज़रूर बढ़ जाएंगे। जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़ लेते हो जिसके अंदर मिर्ची लेते हो या कैप्सिकम या ऐसा स्पाइसी आइटम या फिर आप जंक फूड या फिर नॉन वेज, तो उनसे इसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा एक फूड आपने ले लिया वो फूड खाते तुरंत आपको फिशर हो जाएगी। फिशर की पैथोफिजियोलॉजी सेम है, आपने स्ट्रेन किया, आपका स्फिंक्टर टाइट है, जोर लगाया, स्किन स्ट्रेच होगी, कट लग गया, उससे फिशर के सिम्टम्स आ गए। ठीक है। और सर्जरी का रोल कब आ जाता है फिशर्स में? सर्जरी का रोल, यदि आप देखो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, कभी कभी पेन किलर भी काम नहीं करती, पेशेंट कहता है कुछ भी करो मुझे ठीक करो, तो देन उस कंडीशन के अंदर इतना पेन होता है, देन डेफिनेटली वी नीड टू डू सर्जरी। और सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है? जैसे मैंने बताया, सर्जरी के अंदर आपका जो स्फिंक्टर है, जो मसल्स है, उनको एक रिलीज कर दिया जाता है। जब स्फिंक्टर रिलीज हो गया
उसके बाद में आपका जब स्फिंक्टर रिलीज होता है वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, वो जो स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, तो लूज स्फिंक्टर से दे यूजुअली पास स्टूल वेरी वेल विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो जो इनिशियल जैसे आपने सर्जरी की उसके बाद क्योंकि वहाँ भी कट लगा तो उसको 1-2 सप्ताह पेन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपका जब स्फिंक्टर का जो प्रेशर ही चला ही गया, जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी थी जिसकी वजह से फिशर ओरिजिन हुई थी वो आपने ठीक कर दिया, तो आपको इसकी वजह से आप लंबे टाइम तक चांसेस रहते हैं कि दोबारा फिशर ना हो, ये सिम्टम्स नहीं आए। तो सर्जरी के बाद भी फिशर्स आने के दोबारा चांसेस यदि आपने उसको डिवाइड कम किया, यदि स्फिंक्टर की टोन है वापस बढ़ गई है तो देन इट कैन कम अगेन। और लाइफस्टाइल में अगर फिर से वो सारी चीजें लाइफस्टाइल यदि योगा कर रहे हो, एडिक्वेट मात्रा में फ्रूट सलाद ले रहे हो, हाई फाइबर ले रहे हो, प्लेंटी ऑफ वाटर ले रहे हो और कुछ ऑयली स्पाइसी चीजें कम ले रहे हो, तो आपको चांसेस काफी कम होते हैं कि सिम्टम्स रिकर करें। तो अगर किसी ने फिशर्स की सर्जरी कराई है, वो चाहते हैं कि अब उनको दोबारा फिशर्स ना हो, क्या ऐसे प्रिकॉशनरी टिप्स लेने चाहिए उनको? बट अब सबसे इंपॉर्टेंट अवॉइड कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही लाइन के अंदर ना कॉन्स्टिपेशन होने दें ना स्ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम टॉयलेट शीट पे बेचते हैं, ये तो देखते हैं अधिकतर सब इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न टॉयलेट का। तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो पहले हमारे इंडियन टॉयलेट था ना, एक जो हम स्क्वाटिंग करते थे, स्क्वाटिंग में आपका जो एक रेक्टम और एनल के अंदर एक सीधे स्ट्रेट एंगल पे आते थे। अब क्या है, आपका एंगल ट्विस्ट हो जाता है। तो वो ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है कि आपको जो स्ट्रेन करना पड़ता है, वो स्ट्रेन करने की वजह से सारी चीज़ें होती है और आपका स्टूल ईजी वे में पास नहीं होता। तो उसकी वजह से मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, जिनके पास भी वेस्टर्न टॉयलेट है उनको थोड़ा सा नी को फ्लेक्स करना चाहिए, कुछ ऐसा स्टूल लगा लें, कुछ ऐसा लगा लें अपने पैर के नीचे ताकि पैर नी ऊपर उठ जाए, तो उससे वो एंगल करेक्ट हो जाए। यदि वो एंगल करेक्ट हो गया तो वो स्मूथली स्टूल को पास कर पाएंगे और ये सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब अगर इंडियन टॉयलेट है तो वो यूज़ करें, वेस्टर्न है तो स्टूल लगाकर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर्जरी अगर फिशर्स की हो गई तो रिकवरी कब तक हो जाती है, कब से वो अपने नॉर्मल? देखो, इनिशियल स्टेज में पेन होता है, 2 दिन तक पेन किलर लेने पड़ते हैं, फिर वो लेग्जेटिव देते हैं। लेग्जेटिव देने के बाद में स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद में 1 वीक में आपका पेन काफ़ी कम हो जाता है, 1 महीने में यू आर बिकम एब्सोल्युटली ओके। ओके, 1 महीने में। डॉक्टर, फिशर्स के पेशेंट्स के साथ ना एक साइकोलॉजिकल चीज़ ये होती है कि जब वो इतने ज़्यादा दर्द से गुजर चुके होते हैं वॉशरूम में, तो उन्हें एक डर बैठ जाता है मन में, उनको डर लगने लगता है वॉशरूम जाने से। तो ये डर बहुत लंबे समय तक रहता ही है उनके मन में। ये डर बाहर कैसे निकाले फिर वो लोग? यदि उनको जो उनका पेन है, डर वॉशरूम से नहीं है, डर है पेन से। देखो, दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है पेन। आप बोलते हैं कुछ भी कर लो मेरी बॉडी के साथ, लेकिन मुझे पेन नहीं होना चाहिए। तो पेन नोबडी कैन टॉलरेट। तो पेन सबसे पहले यदि आपने उनका पेन कम कर दिया तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कोई फोबिया नहीं होगा। तो पेन कम करने के लिए सबसे पहले आपने पेन किलर्स दे दी, आपने जो कुछ क्रीम लगा दी, सिड्स बात कर दी, उसके से नहीं फायदा हुआ, सर्जरी करा दी, तो ये जब पेन चला जाएगा, प्राइमरी पैथोलॉजी ठीक होगी, जो फीशर है हील हो गई, तो उनको पेन नहीं रहेगा और उनको ऐसा कोई फोबिया नहीं रहेगा। ठीक है। सर्जरी के बाद भी क्या दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? सर्जरी के बाद में कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है, कुछ पेन किलर्स दी जाती हैं और कुछ लेग्जेटिव दी जाते हैं। आप ये मान के चलिए 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक। हाँ। ठीक है। और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें मतलब डाइट में क्या ऐसी चीज़ें वो इंक्लूड कर लें सो दैट फिशर्स जो हैं वो कम से कम हो, और लाइफस्टाइल को कैसे बदलें ताकि फिशर्स दोबारा होने के चांसेस कम हो, तो वो क्या 4-5 चीज़ें? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हाई फाइबर लेनी है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और आपको जो बाहर के जंक फूड है, जंक फूड कुछ नहीं है, जस्ट मेक ए टेस्ट की वजह से आप लोग लेते हैं, वो उसके अंदर एक्सेस एनर्जी मिलती है, ना वो स्टूल को बल्क ऐड करते हैं, ना उससे कोई फायदा है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को और स्लो करते हैं। तो कुछ फाइबर डाइट लें, जो घर में बनाओ वो खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, तो इसकी वजह से आपका स्टूल सॉफ्ट होगा, वो ईजी में पास हो जाएगा और आपको ये सिम्टम्स का रिकरेंस काफ़ी कम होगा। परफेक्ट है। अगर हम चाहते हैं कि जाते जाते कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हम जानें कि फिशर्स के क्या हैं, कि अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो पक्का फिशर्स है, तुरंत डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? एक दूसरा चीज़ जो हम भूल गए, कुछ लोग ना प्रेशर जेट से वॉश करते हैं, काफ़ी प्रेशर जेट से, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से उसके प्रेशर से भी कभी कभी फिशर बन जाती है। अच्छा। हाँ, बहुत जब एक प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा, वंस दे वॉश देयर स्टूल आफ्टर डेफिकेशन, तो उसकी वजह से दे यूज सच प्रेशर जेट, उसकी वजह से समटाइम्स दिस फिशर कैन हैपन। तो उस चीज़ को भी बहुत अवॉइड करना है। जैसा कि आपने ये बताया है कि इन पेशेंट को आगे लॉन्ग टर्म के लिए क्या एडवाइस देनी चाहिए, उनको यही है कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना चाहिए और आपको किसी भी हालत में स्ट्रेन नहीं करना। और कुछ हमने ऐसा भी देखा है कि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं उनका स्टूल नहीं आ रहा, तो दे ट्राई टू रिमूव दिस स्टूल बाय द फिंगर।
हाँ, तो अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना करना है। चाहिए। इससे आप स्टूल तो निकाल पाते हो, एक तो आपको फिशर की समस्या हो जाती है, आपके रेक्टम में भी घाव बन जाते हैं जो SRUS कहलाते हैं। उसकी वजह से आपको लंबे टाइम तक मेजर प्रॉब्लम का सामना करना हो सकता है। तो इस हैबिट को बिल्कुल ना करें। स्टूल आपका नहीं हो पा रहा, मैं समझ पा रहा हूँ, परेशान हो, लैक्सेटिव ट्राई करें, डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपको साथ में मैंने बताया पर्टिकुलरली कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका रेक्टम ओवर सेंसिटिव होता है, एक बार में स्टूल पास नहीं करना पड़ रहा, उसकी वजह से उनको एक बार में स्टूल पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, फिर दोबारा गए, फिर तिबारा गए, 8-10 बार पूरे दिन में जा रहे हैं, बार बार में यही प्रोसेस हो रहा है, बार बार में स्फिंक्टर को रिलैक्स होना पड़ रहा है, प्रॉपर नहीं रिलैक्स हो रहा, तो उसकी वजह से इन पेशेंट को फिशर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो डेफिकेटरी डिसऑर्डर उसको सही समय पर समझना होता है, उस समझ के उसका इलाज करना होता है। तो जो चीज़ इसको प्रोड्यूस कर रही है उसको ख़त्म करना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है। करेक्ट। कैसे समझे भाई, हम चाहते हैं कि एक बार आप रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस भी बता दें कि ये दिख रहा है मतलब फिशर्स है। यदि आपको पोटी करते वक्त पेन हो रहा है, यदि आप स्टूल को जब वाइप कर रहे हैं उसके बाद में यदि जो आपके टिश्यू पेपर है या टॉयलेट शीट पे ब्लड आ रहा है, तो ज़रूर आपको फिशर हो सकता है। तो स्टूल में ब्लड को बिल्कुल इग्नोर ना करें, पोटी के रास्ते पे पेन को बिल्कुल इग्नोर ना करें और इसको तुरंत चेक कराएं। एक सिंपल एग्जामिनेशन कंफर्म कर देगा कि यह फिशर है या पाइल्स है। बिल्कुल। कौन से डॉक्टर के पास जाए ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे कई बार घरेलू नुस्खे और इलाज अपनाने लगते हैं और कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं दवाइयाँ या हर्बल ट्रीटमेंट्स लेने के लिए जो उनके सिम्टम्स को और एग्रीवेट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली किस डॉक्टर के पास जाए? इसके लिए देखो ऐसा होता है कि आपको इसके लिए एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। यदि आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम हो उसको सही से समझ सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है। यदि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी सर्जन के पास में गए हैं तो बाहर से ही वो देख के बता देगा यार ये फिशर है या पाइल्स है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है यदि आपकी जो बीमारी है उसका यदि सही इलाज लेना है तो सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। आपको फिशर है, आप लंबे टाइम तक पाइल्स का ट्रीटमेंट ले तो नहीं ठीक हो सकते, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत होता है, एक्सपर्ट आपके सिम्टम्स के आधार पर ही काफ़ी समझ जाएगा। लगेगा तो उसको वो थोड़ा लोकल एग्जामिनेशन करेगा, रेयर केसेस में वो एक सिग्मोइडोस्कोपी की जांच होती है वो कर लेगा, उससे कंफर्म कर देगा। तो इसके बाद में भी कभी कभी क्या होता है सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स बढ़ने के बाद में एक जो दूसरी प्रॉब्लम होती है जो फिस्चुला वाली होती है। जो फिस्चुला वाली जो प्रॉब्लम होती है, फिस्चुला क्या होता है कि दो जो स्किन है उसके बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है, तो रेक्टम से कम्युनिकेशन बन जाता है स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि बाहर की स्किन से 24 घंटे पस आने लगता है, उनके अंडर गारमेंट खराब होने लगते हैं। तो ये फिस्चुला क्या होता है, जो एनस के आसपास यदि आपका अच्छा हाइजीन नहीं है, बार बार में आप स्ट्रेन कर रहे हैं तो वहाँ की ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती है। जब ग्लैंड होकर ये बर्स्ट हो जाती है, एक साइड में बर्स्ट होती है रेक्टम की तरफ, दूसरी साइड में बर्स्ट होती है स्किन की तरफ, तो उसकी वजह से एक कम्युनिकेशन बन जाता है और ये डिस्चार्ज होने लगता है वहाँ के लोकल एरिया के अंदर। तो डिस्चार्ज होने की वजह से ये फिस्चुला बन जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ दिन तक एंटीबायोटिक साथ में देनी होती है और साथ में लैक्सेटिव देने होते हैं। कभी कभी फिस्चुला का ट्रीटमेंट करने के लिए हम MRI करा के उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता रहती है। तो 3 चीजें, फिशर, पाइल्स एंड फिस्चुला, तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है, इनका डायग्नोसिस अलग है और यदि सही डायग्नोसिस है तो सही ट्रीटमेंट है। बिल्कुल परफेक्ट। हमने इस सेशन में बहुत ही अच्छी खासी डिस्कशन की है फिशर्स के ऊपर, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के मन में जितने भी सवाल होंगे उसका आंसर उन्हें इजीली मिल गया होगा। एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा डॉक्टर। हाँ ना, डेफिनेटली आई एंजॉयड दिस सेशन एंड यू कवर ऑल द एस्पेक्ट। आपने पहले की फिशर का कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इनिशियल स्टेज पे क्या हो सकता है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पाइल्स से, फिशुला क्या है। तो जैसा हम दोनों ने डिस्कस किया है कि इस बीमारी के डिफरेंट एस्पेक्ट, हमने कोशिश की कि हम सारे एस्पेक्ट कवर करें। यदि फिर भी कोई एस्पेक्ट बच जाता है, आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप जरूर हमें मैसेज कीजिए, हमें टेक्स्ट कीजिए, हम सही समय पर आपके सही जवाब का सही जवाब देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। आई एम श्योर इससे आपको मदद मिली होगी। मन में कोई और सवाल रह गए हो तो जैसे डॉक्टर ने भी कहा तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनके जरिए ही आपके सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।